हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्धन एकेडमी पर। तो दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की जो हमारी एजुकेशन की बुक चल रही है, ठीक है, फर्स्ट बुक अभी हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें हम लोग ने अब तक के 9 चैप्टर क्लियर कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग जो 10वां चैप्टर है अधिगम के पठार, इसे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये है बुक आपकी और इसका ये गवर्नमेंट बुक है, ठीक है। इसका ये फ्रंट पेज पहले भी दिखाया गया है। इसमें देख लीजिए, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, ये पहली बुक है, ठीक है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है, बीटीसी प्रथम सेमेस्टर या डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर। तो अब हम लोग जो है, जो 10वां चैप्टर है उसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ये है चैप्टर आपका, चैप्टर 10। यह है सीखने के वक्र यानी लर्निंग कर्व्स। तो अधिगम के वक्र बोलें या सीखने का वक्र बोलें। तो देखें, अगर हम सीधी यहाँ पे लैंग्वेज में देखें, पहले एक डिफिनेशन देख लीजिए, उसके बाद इसको क्लियर अच्छे से हो जाएगा। डिफिनेशन में गेट्स या अन्य, गेट्स व अन्य के द्वारा जो डिफिनेशन दी गई इसमें है सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा और उसकी गति, उसकी उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। ये गेट्स के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है कि जो सीखने के वक्र होते हैं ये क्या होते हैं, इनको ग्राफ पर, इनको एक चित्र के द्वारा इनको दर्शाया जाता है। उसमें आप सीखने की मात्रा कितने जो है क्वांटिटी में किसी बच्चे ने कुछ सीखा, उसकी स्पीड कितनी थी और उसमें कुछ प्रोग्रेस हुई कि नहीं हुई, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई जाती है, ठीक है। तो अब हम एक नॉर्मल साधारण लैंग्वेज में देखें तो सीखने का वक्र सीखने में होने वाली उन्नति या अवनति को दर्शाता है। मतलब अगर प्रोग्रेस हो रही है तो उसे बताएगा, और अगर जो है उसमें प्रोग्रेस नहीं हो रही है बल्कि जितना सीखा था वो और कम होता चला जा रहा है तो वही अवनति को यहाँ पे बताएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि किसी भी क्रिया को अगर सीखते समय सीखने की जो परिस्थितियाँ होती हैं वो एक जैसी तो होती नहीं है, ठीक है। तो इन्हीं परिस्थितियों को जो रेखाओं के द्वारा जो प्रदर्शित किया जाता है उसी को ही अधिगम वक्र या सीखने का वक्र कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे सीखने के वक्र की जो विशेषताएं। अच्छा देखिए, यहाँ पे ये जो बात कही गई है कि जो सीखने की जो गति होती है वो हमेशा एक जैसी नहीं होती है। तो देखिए, सीखने की जो गति होती है वो हमेशा एक जैसी नहीं होती। इस आधार पर जो सीखने का जो वक्र है इसको तीन जो है अवस्थाओं में इसको बांटा जाता है। पहली वही प्रारंभिक, मध्य और अंतिम अवस्था, ठीक है। तो सीखने की गति समान नहीं होती है, यही यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये बताते हैं। तीन स्टेट में हम लोग अलग अलग तरीके से देखेंगे और इसी बेस पे आपके जो ग्राफ बनते हैं वो चार तरीके, इन्हीं अवस्थाओं के आधार पर चार प्रकार के ग्राफ बनते हैं। तो पहला एक देख लीजिए, एक होता है सीधी रेखा या फिर इसको बोलते हैं समान निष्पादन वक्र। सीधी रेखा वाला वक्र होता है, यानी इसका जब ग्राफ बनेगा तो इसमें जो रेखा होगी वो इक्वल सीधी चलती चली जाएगी। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये इसमें जो ग्राफ होता है ये बताता है कि जो भी अभ्यास कराया जा रहा है, ठीक है, उसको जो भी बढ़ाया जा रहा है वो। तो मेनली देखिए, ये जो पहला वाला ग्राफ था जिसमें सीधी रेखा जा रही थी वो सिंपल बस इतना बता रहा है कि जितना अभ्यास जितना किया जाएगा उतना ही जो है जो भी बच्चा या व्यक्ति है वो सीखेगा, ठीक है। तो अभ्यास जितना होगा उतना ही सीखेगा। ये सीधी रेखा वाला जो वक्र है वो बताता है, जिसे समान निष्पादन वक्र भी कहते हैं। इसका जो यूज़ होता है पहले वाले का, इसका शिक्षण में यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें यूज़ इसका नहीं होता है। दूसरा जो वक्र है, सेकेंड वाला जो वक्र है उसे बोलते हैं नतोदर वक्र, ठीक है। क्या बोलते हैं? नतोदर वक्र। तो ये वाला जो होता है इसको हम धनात्मक वक्र भी कहते हैं। ये आप देख लीजिए, ये सेकंड वाला जो है वो इस तरीके से बनेगा, ये है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के, मतलब ये धनात्मक। अब इसमें क्या हो रहा है कि बढ़ रही है, ठीक है। तो इसमें ये जो वक्र है इसमें रेखा ये प्रदर्शित करती है कि प्रारंभ में सीखने की गति थोड़ी धीमी है। देखिए, यहाँ से ये बता रहे हैं धीमी है, तो धीरे धीरे जैसे अभ्यास बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये स्पीड भी बढ़ती चली जा रही है। तो इसी वजह से इस सेकंड वाले जो ग्राफ है इसको जो है नतोदर या फिर धनात्मक वक्र भी कहते हैं, निष्पादन वक्र, ठीक है। अब इसमें आप ये समझ सकते हैं, इनके एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा, चाहे वो गाड़ी चलाना आ जाए, ठीक है, टाइपिंग करना, आपने देखा होगा टाइपिंग करना स्टार्टिंग में हमारे बिल्कुल भी हाथ एकदम मतलब कि कीज़ ही हमको नहीं पता होती, लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाते हैं एक स्पीड ऐसी हो जाती है कि हम लोग कीज़ देखते भी नहीं और फटाफट लिखते चले जाते हैं। तो ऐसे ही है, गाड़ी चलाना है, टाइपिंग करना है, खासकर मैथ्स की न्यूमेरिकल लगाना, ठीक है, या फिर वाद्य यंत्र जो होते हैं उनको चलाना। तो ये सब जो है ये सेकेंड वाले ग्राफ में आ जाएगा। इसके बाद आता है थर्ड ग्राफ। थर्ड ग्राफ जिसको उन्नतोदर वक्र बोलते हैं, ठीक है, उन्नतोदर वक्र, यानी इसको हम ऋणात्मक निष्पादन वक्र भी कह सकते हैं। अब इसका ग्राफ देखिए किस तरीके से बनता है थर्ड वाले का। तो थर्ड वाले का आप ग्राफ देखिए इस तरीके से कुछ बनता है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर अधिगम हो जाएगा और नीचे जो है अभ्यास हो जाएगा,
ये अभ्यास हो जाएगा। तो ये वाला जो वक्र है वो ये बताता है, इसमें जो रेखा बन रही है वो ये बताएगा कि स्टार्टिंग में बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है, ठीक है, और फिर उसके बाद स्टार्टिंग में जैसे ही इसकी तीव्र गति यहाँ तक एकदम बढ़ा, टिप तक के पहुँच गया, फिर ये जो स्टेट आई इसको जो है पठार की कंडीशन बोला जाता है। तो ये इसकी मध्य जो अवस्था है वो अब क्या हो गई, स्थिर हो गई, यहाँ पे कोई भी गति नहीं हो रही है। और इसके बाद अंत वाली जो स्थिति है इसमें क्या है, अब ये घटने की तरफ पहुँचेगा, ठीक है, तो ये कम होती चली जाएगी सीखने का वक्र। तो यही चीज़ है, इसका मेनली आप देखेंगे कि शिक्षण में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। देखिए जैसे क्लास में अगर बात करें तो स्टार्टिंग में जैसे मान लीजिए बच्चे क्लास में गए हैं, तो जब मॉर्निंग में जाते हैं तो मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, मतलब सारी चीज़ें उनकी एक्टिविटी एकदम खूब मतलब लेवल पे होती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब लंच टाइम तक के आते हैं, मतलब 2-3 घंटे जब गुजर जाते हैं, तो लंच टाइम तक की उनकी स्पीड एकदम बहुत स्लो हो जाती है, और फिर उसके बाद वहाँ पे मतलब एकदम स्लो, कुछ नहीं करने का मन होता है, स्थिर हो जाता है। फिर धीरे धीरे लास्ट पीरियड तक की उनकी एनर्जी एकदम कम हो जाती है। इसी वजह से कहा जाता है कि कक्षा शिक्षण में जो क्लासेस डिवाइड करनी चाहिए, तो लास्ट में ऐसी क्लास रखी जाए कि जिस पे बच्चों पर बर्डन ना पड़े, जैसे खेल वगैरह ये सब लास्ट में रखा जाए, ठीक है। तो इस वजह से ये जो थर्ड वाला ग्राफ है जिसे उन्नतोदर या ऋणात्मक निष्पादन वक्र बोलते हैं, ये इसका शिक्षण में यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद जो फोर्थ वाला है इसको मिश्रित वक्र बोलते हैं। मिश्रित वक्र में आप देखिए इस तरीके से डायग्राम बनता है, ऐसे जाएगा, यूं यूं इस तरीके से बनता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अधिगम रहता है और यहाँ पे अभ्यास रहता है, ठीक है। तो ये जो मतलब मिश्रित वक्र है, ये एस आकार का जो है ये वक्र बनता है, एस आकार का। तो देखिए ये एस बनाता जा रहा है ना, तो इसमें मतलब ये बताता है कि समय के साथ सीखना जो है वो कभी बढ़ रहा है, जैसे यहाँ पे बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। तो इस तरीके से घटने बढ़ने वाली पूरी सिचुएशन यहाँ पे मिश्रित वक्र में बताई गई। तो ये थे ग्राफ, ठीक है। अब हम लोग जो सीखने के वक्र की जो विशेषताएँ हैं उन्हें देख लेते हैं। तो अभी इन्हीं जो 3 कंडीशन अभी हम लोगों ने देखी थी कि प्रारंभिक, मध्य, अंतिम, उन्हीं में ही देखेंगे। तो देखिए प्रारंभिक अवस्था जो होती है इसमें क्या होता है, वही ग्राफ उसी के ही आधार पर होता है, जो ये वाला जो हम लोगों ने ऋणात्मक ग्राफ देखा था वही एक एग्जाम्पल शिक्षण में लिया जाता है। तो प्रारंभिक अवस्था में सीखने की गति बहुत तीव्र होती है, ठीक है। तो ये इसको सार्वभौम इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक लेवल तक ही रहती है, उसके बाद फिर ये रुक जाती है। मध्य अवस्था जो होती है इसमें क्या होता है, जैसे जैसे व्यक्ति अभ्यास करता जाता है वैसे वैसे वो सीखने में उन्नति करता रहता है। तो ये मिडिल वाला इसमें जो है कंडीशन आ जाएगी कि जितना अभ्यास करेंगे उतना ही वो सीख पाएंगे, ठीक है। लेकिन ये भी स्थायी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी कभी तीव्र रहता है, कभी जो है धीमा रहता है, तो ऐसी स्टेट रहती है। अब इसके बाद आती है अंतिम अवस्था। इसमें मेनली क्या होती है, गति धीमी पड़ जाती है, क्योंकि इसमें जो है एनर्जी वगैरह सब कुछ, क्योंकि अंतिम अवस्था आ जाती है, तो इसमें जो है गति जो है ऑटोमेटिकली धीमी हो जाती है, ठीक है। तो क्योंकि ये जो है मेन सीमा तक पहुंच जाते हैं ना कि अब इसके आगे हम नहीं सीख सकते, ऐसी कंडीशन आ जाती है। अच्छा, यहाँ पे 5वां पॉइंट एक बताया गया है, सीखने की गति जो होती है वो अनेक बातों पर निर्भर करती है। जैसे कि अगर कोई बच्चा सीख रहा है तो उसमें ये जो कुछ चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि अगर वो किसी सब्जेक्ट या किसी चीज़ के बारे में अगर सीख रहा है तो इसके लिए उसमें इसका इंटरेस्ट होना चाहिए, पहले तो ये चीज़। दूसरा, उसको मोटिवेट करते रहना चाहिए। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि उसका इंटरेस्ट है और वो उसके बारे में सीखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ें आई तो वहीं पे ही वो जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं वो उसमें अवरोध डाल देंगी, तो उसकी जो स्पीड है वो धीमी हो जाएगी। अब उसी में ही हम मोटिवेट कर दें तो वो फिर से उतना ही हो जाएगा। फिर जिज्ञासा और ज़्यादा जो है क्यूरियोसिटी, अगर मान लो उसने कुछ सीखा, उसमें सफलता मिली तो और उसकी जिज्ञासा बढ़ी। उत्साह भी होना चाहिए। कार्य की सरलता या जटिलता, तो ये डिपेंड करता है कि जिसको काम दिया जा रहा है वो उसके लेवल के अकॉर्डिंग है या नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब हम लोग देखेंगे सीखने के पठार के बारे में। तो यहाँ पे देखिए सीखने के पठार के बारे में मेन सिंपल बात यही कही जाती है कि पठार वो सिचुएशन होती है जिसमें जो उन्नति हो रही होती है, क्योंकि उन्नति अवनति दोनों ही देखने को मिलती है। ये जो उन्नति होती है वो कभी कम भी हो सकती है, कभी ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कुछ समय बाद ऐसा अवसर भी आता है जब हमारी उन्नति बिल्कुल रुक जाती है। वही जो ऐसी स्थिति, मतलब 2 कंडीशन बताई गई है, एक या तो बढ़ेगा या फिर घटेगा, ठीक है। लेकिन एक स्टेट ऐसी आती है जहाँ पे बिल्कुल स्थिर हो जाती है, ना वहाँ पे बढ़ रहा है ना घट रहा है, वही कंडीशन क्या कहलाती है, पठार की कहलाती है, ठीक है। तो ये जो सपाट स्थल होता है उसी को ही पठार कहते हैं। अब पठार जो निम्नलिखित कारणों से आता है, क्या क्या कंडीशन हो सकती है पठार के आने की,
तो इनमें मेनली हमें जो हेडिंग है बस उन्हीं पे ही ध्यान देना है। तो देखिए, सबसे पहले तो प्रेरणा का अभाव। अगर उनको मोटिवेशन, किसी बच्चे को किसी काम के प्रति जो है मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, तो सीधी सी बात है तुरंत उसमें अवरुद्ध हो जाएगा, तुरंत पठार की कंडीशन आ जाएगी। रुचि में कमी जो है कमी होना। अब कोई बच्चा सिंगिंग करना चाह रहा है, हम उसे कहें भाई तुम मैथ लगाओ, तो मैथ उसका कहाँ से उसमें इंटरेस्ट आएगा, तो ये भी एक है रुचि में कमी होना। शारीरिक सीमा, बच्चा कमज़ोर है, उसको किसी तरीके की उसकी बॉडी में जो है प्रॉब्लम हो रही है, तकलीफ़ है, तो हम उससे कहें भैया तुम खेलो, या फिर कुछ पढ़ने के लिए उसको जो है वो कर रहे हैं, तो वो पढ़ नहीं पाएगा भले वो बैठा रहे। तो शारीरिक सीमा, और इसमें ये भी आता है कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसके अंदर एक उत्साह इम्पॉर्टेंट होता है। उत्साह को अगर कोई चीज़ बाधित कर रही है तो ये उसकी जो है पठार की कंडीशन क्रिएट कर देगी। इसके बाद है सीखने की अनुचित विधियाँ। यहाँ पे विधियों के बारे में देखिए कैसे कहा गया है। जैसे मान लीजिए हमें आर्ट बनानी है, ठीक है। अब हमें आर्ट बनानी थी, हमने जो पेन या पेंसिल जो भी लिया उसको बहुत मजबूती से, बहुत जो है कस के पकड़ रखा है। तो कस के पकड़ रखा है, अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जल्दी थक जाएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम कोई चीज़ लिख रहे हैं और उसमें हम पेन को काफ़ी कस के पकड़े हैं तो बस थोड़ी देर बाद थक जाएंगे, फिर उसके बाद हमारी जो पठार की कंडीशन तुरंत आ जाएगी, ठीक है, स्पीड अपने आप कम हो जाएगी। और उंगली पर किसी चीज़ को गिनना, चाहे वो गिनतियों को गिनना या फिर जो है टेबल या कुछ भी, ठीक है। कार्य की गहनता यहाँ पे क्या बताई गई है कि पहले जो कार्य बच्चों को दिया जाए, ठीक है, उसमें पठार की कंडीशन तभी आती है। अगर कोई काम उनको दिया जा रहा है तो पहले उसमें सरल चीज़ें होनी चाहिए, सरल पहले हों, उसके बाद धीरे धीरे उनको कठिन की तरफ ले जाया जाए। अगर पहले ही हम टफ चीज़ें दे देंगे तो फिर उनमें 100% इनमें पठार की कंडीशन आ जाएगी। पुरानी आदतों व नई आदतों में संघर्ष। अब जैसे मान लीजिए कि मतलब कोई भी ऐसा काम है, कोई ऐसा कौशलात्मक कार्य भी अगर कहें, ठीक है, तो इसमें पुरानी आदतें जो होती हैं वो नई आदतों में बाधा डालती हैं। कैसे बाधा डालती हैं, तो अब यहाँ पे देखिए, पुरानी आदतों की अगर बात करें तो एक छोटा सा एग्जाम्पल इन दिनों तो बहुत ज़्यादा चर्चित है। जैसे मान लीजिए अब बच्चों का मन क्या है कि फ़ोन के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण उनका बढ़ने लग गया, ठीक है। तो क्या है कि वो उसमें वीडियो गेम खेल रहे हैं या फिर कुछ भी, मतलब वो मोबाइल में कंटिन्यू लगे हुए। अगर हम उनके सामने कोई इंटरेस्टेड चीज़, जैसे उनके जो है उनकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज के लिए हम उनके लिए साइकिल ले आएँ या कुछ भी ले आएँ, तो अगर उनका जो एक हैबिट बनी हुई है मोबाइल को लेकर के, तो वो क्या करेंगे कि जो नेचुरल चीज़ें हैं उनकी तरफ जाने मन करेगा, लेकिन वो चीज़ जो मोबाइल वाली जो एडिक्शन है वो उनको रोके रहेगी। ये मेरे हिसाब से हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पे बताया गया है, टाइप करते समय अक्षर अभ्यास के बाद शब्द अभ्यास जब किया जाता है तो इसमें पुरानी आदत अक्षर अभ्यास बाधा डाल देती है। जैसे पहले क्या है, टाइपिंग जब की जाती है तो स्टार्टिंग जब की जाती है तो अक्षरों से की जाती है, ठीक है। फिर ये अक्षर, अगर हम अब हमेशा तो अक्षर करेंगे नहीं, तो शब्द जब लिखेंगे तो ये अक्षरों की जो पहचान या उनकी जो प्रॉब्लम जिसमें हमें दिक्कत हो रही थी वो बीच में आकर के बाधा डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा है प्राप्त ज्ञान को स्थायी बनाना। जो भी हमें नॉलेज मिली है, ठीक है, उसको हमें जो है स्थायी अगर उसको बनाने की कोशिश करेंगे तो ऐसी स्थिति में भी, ठीक है, पठार आ सकता है। जैसे मान लीजिए अगर हमें किसी बच्चे को कुछ हमने सिखाया, जैसे कोई चैप्टर पढ़ाया, ठीक है, चैप्टर पढ़ाया, अब हम चाहते हैं कि उसका चैप्टर पढ़ने में तो बड़ा मज़ा आया, उसको स्टोरी सुनने में बहुत मज़ा आया, लेकिन हम चाहते हैं कि उसके जो टफ वर्ड थे वो भी इसको जो है वो भी अच्छे से वो पढ़ ले, तो वो जो है उसकी ये प्रैक्टिस बन जाए। तो मतलब हम उसकी जो उसने स्टोरी पढ़ी है जिसमें उसने काफ़ी इन्जॉय किया, अब हम उसको मस्ट कराना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, उसका पठार 100% आ जाएगा, वो थोड़ी बहुत वर्ड मीनिंग पढ़ेगा, उसके बाद फिर वो आगे उसका मन नहीं करेगा। इसके अलावा कुछ अन्य कारण जो हैं ये भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अधिगम्य पठार के, जैसे कि थकान, निराशा, उदासीनता, जिज्ञासा, उत्साह में कमी और अस्वस्थ या दुखी जो वातावरण होता है, पारिवारिक कठिनाइयाँ, तो ये सारे भी कारण होते हैं अधिगम्य पठार के। अब हम देखेंगे पठार को दूर करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे शिक्षक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो देखिए अगर कोई बच्चा जो है क्लास में वो उसका जो इंटरेस्ट था, ठीक है, उसकी जो एनर्जी थी, एनर्जी के बेस पे उसमें जो तुरंत पठार आ जा रहा है उसकी जो सीखने की गति में, तो इसको दूर करने के लिए शिक्षक क्या कर सकता है, सीखने वाले को प्रेरणा देना। जैसे ही उसकी स्पीड कम हो उसको इतना मोटिवेट कर दो कि वो फिर से वो एनर्जेटिक हो जाए। नवीन प्रणालियों का प्रयोग, अब उसके सीखने में, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मंदबुद्धि बालक ऐसे तो होते नहीं हैं कि जो है उनका मतलब वो सीखना नहीं चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बस वही है वो माइंड नहीं लगा पाते, तो उनके लिए ऐसी प्रणालियाँ यूज़ की जाए कि उसी से ही वो सीख सकें और कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर सकें। कार्य के बीच बीच में विश्राम, कंटिन्यू उनसे काम नहीं कराना चाहिए, थोड़ा थोड़ा बीच में गेम या फिर मतलब आराम करते रहना चाहिए ताकि वह एनर्जी उनके अंदर भर सके, ठीक है।
सीखने की उचित विधियों का उपयोग किया जाए। अब जो सीखने की जो विधियां हैं, अब इसमें वही है करके सीखने वाली जो विधि है या फिर जो है सरल से कठिन की तरफ, तो ऐसी जितनी भी विधियां हैं उनका यूज़ किया जाए। बच्चों में व्यक्तिगत भेदों पर ध्यान देकर उनकी क्षमता के अनुसार सीखने की सुविधा प्रदान की जाए, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग जो जिन कक्षाओं को हम लोग अटेंड करते हैं वो समावेशी शिक्षा, मतलब कक्षा एक जो होती है समावेशी होती है, हर तरीके के बच्चे वहाँ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ जो है मंद बुद्धि होंगे, कुछ श्रेष्ठ बुद्धि के होंगे, उसी क्लास में श्रेष्ठ बुद्धि, मंद बुद्धि, सामान्य बालक और फिजिकली जो कमज़ोर होते हैं सारे बालक वहाँ पे देखने को मिले। तो अगर हम उन्हें सिखाना चाह रहे हैं और उनमें पठार की कंडीशन ना आए तो हमें उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें कार्य देना चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी सुविधा उनको प्रदान करनी चाहिए। बच्चों में उत्साहवर्धन करना चाहिए। बच्चों में इतना ज़्यादा उनको मोटिवेट, मतलब उनकी अगर कोई चीज़ उनको सिखाई जा रही है तो उसके प्रति उनके अंदर खूब उत्साह भर दिया जाए, खूब एक्साइटमेंट हो कि हाँ आज हमें ये नया सिखाने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर ये एक्साइटमेंट होता है तो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल जाने से हमेशा रोते हैं, घबराते हैं, तो इस तरीके के एक्साइटमेंट से वो स्पेशली वो खुद तैयार होकर के जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सीखने का वातावरण इस प्रकार रखें कि सीखने की प्रक्रिया में यथासंभव सहायता प्रदान करे। तो वातावरण ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तभी आजकल के जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स वगैरह की जाती हैं कि बच्चे ऑलरेडी खाली उस पेंटिंग की वो जो आकर्षण का काम कर देती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए शिक्षक का यह कर्तव्य है कि पठार के कारणों का पता लगाए और उनको दूर करने का प्रयत्न करे ताकि सीखने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक आगे बढ़ सके। तो इस पठार को कम करने का जो मेन रोल इंपॉर्टेंट है वह है टीचर का, कि वही जो है समस्याओं को पता करके इन पठार की जो कंडीशन है उनको दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर था ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो में अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, या कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।